अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अल्कीन का जो पोर्शन था उसको हमने उसके रिएक्शंस को कल ख़त्म किया था। आज हमारा है अल्काइन की जो प्रिपरेशन थी उनको हमने कल जो है कंप्लीट किया। आज है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्काइन की, कि अल्काइन की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सेम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह अल्कीन की हैं, अगर आपने वो रीड की हुई हैं, वो पढ़ी हुई हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम वही चीज़ें हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस आता है इनमें। जिस तरह अल्कीन के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है कि अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करें, जो इसके मेंबर्स होते हैं अल्काइन के, जैसा कि जितने भी अल्काइंस हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं। और इसी तरह हमने देखा था अल्कीन के अंदर कि अल्कीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे के सारे, उनके जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं। और उसी हिसाब से अल्काइन जितने भी हैं, अल्काइन सारे के सारे कलरलेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइन जितने भी हैं सारे के सारे कलरलेस हैं, और अल्काइन जितने भी होते हैं इनमें से सिवाय एक फर्स्ट मेंबर के जो कि एसिटाइलिन है, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। इनकी कोई बू भी नहीं होती और इनका कोई कलर भी नहीं होता। ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन या एथाइन। एथाइन या एसिटाइलिन के अलावा बाकी जितने भी मेंबर हैं अल्काइन के सारे ऑर्डरलेस होते हैं। और कलर के अगर कलर को देखें तो जितने भी अल्काइन के मेंबर्स हैं, चाहे जितने भी कार्बन्स आप लगा लें, अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो सारे के सारे क्या होंगे, कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। इस हिसाब से सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम इनकी जो है स्टेट्स को चेक करें, स्टेट्स में फॉर एग्जांपल जिस तरह अल्कीन के अंदर भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था, और अल्केन के अंदर भी हमने सेम इसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि स्टेट्स किस तरह की होती हैं। एक होता है उसके अंदर गैसियस स्टेट होती है, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं कुछ कंपाउंड्स, कुछ होते हैं हमारे पास लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं, और कुछ होते हैं इनमें से सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। हम गैसेस की अगर बात करें तो इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं ये गैसेस नेचर के होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर कौन कौन से होंगे? इनका फर्स्ट मेंबर होता है, कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड कार्बन से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन्स के दरमियान। जब 2 कार्बन होंगे तो उनके दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब अल्काइन की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? फर्स्ट मेंबर होता है इनका एथाइन, जिसको एसिटाइलिन भी कहा जाता है। और इसी का दूसरा मेंबर है प्रोपाइन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन्स होते हैं। और इसका जो तीसरा मेंबर है वो है ब्यूटाइन। तो ये जो 3 मेंबर्स हैं इनकी नेचर किस तरह की होती है, इनकी जो स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स होते हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर कहाँ से कहाँ तक कार्बन की स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इसमें देखें जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट होंगे। इनमें अगर कार्बन देखें, कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 2 भी इसी के अंदर आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, कार्बन नंबर 4 तक, ठीक है। 2 to 4 ये 2 वाला आ जाएगा एथाइन, 3 वाला प्रोपाइन, 4 वाला ब्यूटाइन, ठीक है ना। तो ये जो मेंबर्स हैं इनके अंदर ये सारे गैसेस स्टेट में होते हैं। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट 8 मेंबर जो हैं इनकी जो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कार्बन की स्ट्रेंथ कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 12 तक, 5 से 12 तक जो मेंबर्स हैं इनकी जो स्टेट होती है ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 5 मेंबर वाला कौन सा ग्रुप बनेगा, यहाँ पे कौन सा मेंबर होगा जिसमें 5 कार्बन्स आते हैं, पेंटाइन, 6 वाला हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन। इसी तरह से ये जो हैं 12 कार्बन जिसके अंदर आ जाएंगे स्ट्रक्चर तक, ये 12 कार्बन तक जो होंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, तो वो होते हैं अल्काइन से रिलेटेड, लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसके अलावा कार्बन नंबर 13 से ऑनवर्ड जितने भी हैं, 12 वाला इसी के अंदर आ जाएगा, 12 से आगे कार्बन नंबर 13 से ऑनवर्ड जितने भी आप मेंबर्स लेंगे सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। सो सेकंड पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आते हैं कि अगर आप सेपरेट अगर इसको देखा जाए प्रोपाइन को, द फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोपाइन, क्योंकि फर्स्ट 3 मेंबर्स किस में होंगे, उसमें गैसेस फॉर्म में। नेक्स्ट जो 8 मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड में, और नेक्स्ट उसके आगे जितने भी हैं कार्बन नंबर 13 से ऑनवर्ड्स सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसी के आगे
जिस तरह हमने अल्कीन के अंदर देखा था कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को सामने रखते हुए अगर आप डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह को अगर स्टडी करें तो उसके अंदर किस तरह का चेंज आता है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर अगर आप डेंसिटी को चेक करते हैं या फिर आप बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें या फिर आप मेल्टिंग पॉइंट को चेक करें, अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि डेंसिटी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ये सारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के। जिस तरह आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मतलब बेसिक पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, ठीक है ना। आप मॉलिक्यूलर मास को देखकर बताएंगे कि किस तरह से उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूलर मास का आपको कैसे पता लगेगा कि किस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर मास कम है, किसका ज़्यादा है। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप क्या करें, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे, बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से डेंसिटी इंक्रीज होगी, उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उसी हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम चेक करते हैं कि दो कंपाउंड्स हैं जो कि एक है ब्यूटाइन और दूसरा कंपाउंड आ जाता है यहाँ पे पेंटाइन। ब्यूटाइन और पेंटाइन अगर इन दोनों को चेक करें तो ब्यूटाइन, इसके अंदर ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन वाला यहाँ पे मेंबर है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो इसको अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर इसका जो जनरल फार्मूला है उसको अप्लाई करें, CnH2n-2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। या एक सिंपल फॉर्म है इसको याद रखने की कि इसके अंदर जो है 4 कार्बन है और पेंट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर 5 कार्बन हैं। तो कार्बन किसके अंदर ज़्यादा है? पेंटाइन के अंदर कार्बन ज़्यादा हैं, तो मतलब इसकी निस्बत जो पेंटाइन है इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर मास के ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो पेंटाइन है, ब्यूटाइन से पेंटाइन की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी के साथ साथ इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके लास्ट पे आता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको जिस तरह हम कलर के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं या उनको ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, उनकी स्मेल वगैरह चेक की जाती है, या इसके आगे जो आता है थर्ड पे हमने देखा कि इसके स्टेट्स आ जाती हैं कि स्टेट्स के हिसाब से कुछ सॉलिड्स लिक्विड्स में होते हैं, और इस हिसाब से डेंसिटी या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। और लास्ट में आता है इसी से रिलेटेड जो अल्कीन के अंदर भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, सॉल्युबिलिटी का किस तरह से इफेक्ट होता है। सेम ये पॉइंट जो यहाँ पे आपने डिस्कस किया, सेम यहाँ पे इसको आप लेके चलेंगे। नेक्स्ट आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी को अगर चेक करें तो सॉल्युबिलिटी अल्काइन के अंदर किस तरह से चेंज होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये जो सबसे पहले ये है कि इनका जिस तरह मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये डिज़ोल्व किसके अंदर होंगे? क्या ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं? लेकिन उसकी रीज़न क्या होगी कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे या ना होंगे? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं, चाहे वो अल्कीन है, अल्काइन है या आपके पास अल्केन है, सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं सारे के सारे नॉन पोलर हैं। और आपने सॉल्युबिलिटी रूल भी पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी रूल क्या होता है कि पोलर चीज़ें पोलर में हल होती हैं और नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर में हल होती हैं, ठीक है ना। जब ये हाइड्रोकार्बन जितनी भी हैं सारे के सारे नॉन पोलर हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये खुद नॉन पोलर हैं तो ये किस में डिज़ोल्व होंगे? ये लाजमी तौर पे नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। ये वाटर में कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो अगर आप इनको डिज़ोल्व करना चाहते हैं अल्काइन से रिलेटेड कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, चाहे अल्केन, अल्कीन या अल्काइन तीनों में से कोई भी हो, तो उसके लिए आपको कौन सा सॉल्वेंट चाहिए? नॉन पोलर चाहिए, तब आप इनको डिज़ोल्व कर सकते हैं। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो कौन कौन से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर? हम यूज़ करते हैं जैसे कि आपके पास बेंजीन है, ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। इसी तरह बेंजीन के अलावा फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4,
और इसके अलावा ईथर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसीटोन वगैरह भी यूज़ किया जाता है इस मकसद के लिए। तो ये जो है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर वगैरह, ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। अगर आप अल्काइन को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो अल्काइन को आप इन सॉल्वेंट्स के अंदर आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। क्यों? रीज़न उसकी यह आ जाएगी क्योंकि ये नॉन पोलर है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो नॉन पोलर चीज़ें पोलर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, पोलर पोलर में, नॉन पोलर में हल होते हैं। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट रिएक्टिविटी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, लेकिन रिएक्टिविटी को आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अल्कीन की जो रिएक्टिविटी पढ़ी थी, आप लोग उसको एक दफ़ा देखेंगे तो ये इसका टॉपिक हम उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे अल्कीन के साथ, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो